यस। हेलो बच्चों, मेरा नाम शिशुपाल कुमार है और मैं आज एक 12th के और प्लस आईआईटी के एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर आज डिस्कस करेंगे। और एक बहुत नोन चैप्टर है, फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है इंटायर फिजिक्स में बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, तो इसी पे हम एक बात करते हैं और इसके पूरे डिटेल्स में जाने का ट्राई करूँगा। और जो जो इम्पोर्टेंट जो सीगमेंट्स है जहाँ पे बच्चे मोस्टली गलती क्या करते हैं, हमारा ट्राई रहेगा कि उसी पे फोकस करें। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके बेसिक चीज़ों पे कि ये कैसे एक्ट होता है, कहाँ कहाँ एक्ट होता है, और इसके थ्रू जो हम जो काइनेमेटिक्स जो लिखेंगे बॉडी को वो कैसे लिखेंगे। तो फिर ठीक है, इसके जो नेचर्स क्या है कि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्यों एक्ट होता है। जो काउजेज काउजेज में हम इस ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि दो बॉडी के एटॉमिक लेवल के बीच में जो है उस पे नहीं आ रहा। मैं जो फिजिक्स की प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं उस पे आने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो आपके काम के चीज़ें होगा, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये जो काउजेज हमारे हिसाब से जो हम लोग को पढ़ना है और आप सबको पढ़ना है, वो जो काउजेज है वो बेसिकली एक क्यों एक्ट होता है। ऐसे मान लो कि एक सरफेस है, ठीक है, उस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, दिस एंड ए मास का बॉडी है। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है कि अब ऐसे ही कुछ रखा हुआ है तो अपने आप पे तो इस पे कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। एक तो एमजी तो एक्ट हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके थ्रू। और इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इतनी जो सरफेस और इसके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो वर्टिकल फोर्स है। ओके, अब हमें ये करना है कि अब सपोज करते हैं कि ये बॉडी को हम ट्राई करते हैं पुश करने का। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से पुश करने का कोशिश किया। मान लो कि एक फोर्स हमने एक्ट किया, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट किया। ओके, अब ये बॉडी जो है वो अब यहाँ पे कुछ होगा। अगर ये स्मूथ है, स्मूथ नहीं है, अगर स्मूथ होता तो जो मैं फोर्स लगाया हूँ तो बॉडी सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन करके बॉडी में जो इतना एक्सेलरेशन इसमें आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी अगर इसमें फ्रिक्शन है तो क्या करेगा कि इसके बीच में जो है वो ये दोनों सरफेस के बीच में ये फोर्स क्या करेगा, या तो रिलेटिव मोशन लेकर के आ जाएगा अगर सफिशिएंट फोर्स है, जो एक जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के, उसके बारे में डील करेंगे। उसको अगर ब्रेक कर दिया तो इसके बीच में एक रिलेटिव स्लिपिंग होने लगेगा। ओके, मतलब एक दूसरे के स्लिप होने लगेगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्लिपिंग। इट मींस रिलेटिव मोशन तो इसके बीच में आ गया है। ओके, या तो ये होगा कि इस फोर्स हमारा जो जो फोर्स है, अप्लाइड जो फोर्स है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि जिसकी वजह से इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है, तो उस केस में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। अगर ये बॉडी स्टैटिक है, इसका एक्सेलरेशन जीरो अगर हमें मिल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो मिल रहा है, तो फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होगा कि नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। ओके, दिस अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्ट हुआ है और एक्सेलरेशन जीरो है, तो इट मींस इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसको तो जीरो होना है। तो इस फोर्स को कौन कर रहा है, उसको जीरो कौन कर रहा है। इस डायरेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, प्लस एक्स एक्सिस एज्यूम करते हैं, तो निगेटिव एक्स एक्सिस में कोई ना कोई तो एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो इक्वल अपोजिट है, क्योंकि इसी सो दैट कि नेट फोर्स को जीरो कर रहा है। तो ये फोर्स जो आ रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से एक बॉडी इसके बीच में, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है। तो रिलेटिव मोशन, या तो रिलेटिव मोशन बॉडी के बीच में होना है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होना है, दो चीजें ये चीजें हैं। तो या तो क्या होगा कि रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, आइदर टू सरफेसेज, क्या लिखेंगे, टू सरफेसेज हैविंग रिलेटिव स्लिपिंग, रिलेटिव स्लिपिंग। सेकंड केस होगा कि
टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग। ओके ओके, इसको देखते हैं। सो ये हमारा होगा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग। ओके, तो इस केस में अगर वो दोनों सरफेस के बीच में जिसमें कांटेक्ट है, ठीक है, वो ग्राउंड भी हो सकता है, दो बॉडी भी हो सकता है, सपोज दैट मेरा डस्टर है और एक चौक है, ये दोनों है, तो इसका जो कांटेक्ट सरफेस है, ओके, ये लेंगे, ठीक है, एक किसी फ्लोर पे रखा होगा तो उसके बीच में लेंगे, इसके बीच में लेंगे। तो दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है तो कैसे होगा कि या तो है कि दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, इट मींस एक्चुअल स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। इट मींस है कि इसके वेलोसिटी, रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है ना। और एक है कि टेंडेंसी है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। जैसे ये बॉडी को रखा था, यहाँ पे बॉडी रखा था, ये मान लो कि एम मास का है, इस पे हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, और ये फोर्स बहुत स्मॉल फोर्स है, ओके, जो इतना सफिशिएंट नहीं है कि इस बॉडी को मूव कर दे, लेकिन ये भी नहीं कि जीरो भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो स्लिप होने की टेंडेंसी है। स्लिप होने की टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम ये ले लें कि अगर फ्रिक्शन जीरो ले लें, अगर बिल्कुल आइडियली स्मूथ ले लें, तब कोई भी बॉडी जो है कितना भी इनफैक्ट वेरी वेरी स्मॉल फोर्स भी अगर उस बॉडी पे एक्ट होता है तो वो स्लिप होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फ्रिक्शन ये म्यू समथिंग है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक अगर दो कांटेक्ट के बीच में जो बॉडी के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं इट मींस द काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। और अगर वो अगर ये दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उस टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ओके। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द इट मींस एक होगा, ठीक है, इस पे आऊंगा। तो इसमें हम ये डील कर रहे हैं कि अगर ये सफिशिएंटली है, यहाँ पे दिस इज नॉट ए स्मूथ, इट इज द frictional surface, okay, having the coefficient of friction is mu। अब ये देखिए कि यहाँ पे स्लिप नहीं हो रहा है, इसमें स्लिप नहीं हो रहा है, बट इसकी टेंडेंसी है आगे की ओर स्लिप होने का। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो होगा वो दोनों कांटेक्ट के पैरेलल होगा, ठीक है, टैंजेंशियली होगा। ये जो कांटेक्ट है इसके टैंजेंशियली होगा, ओके। सो दिस फोर्स, और ये क्या होता है कि फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फोर्स ऐसे एक्ट कर रहे हो तो फ्रिक्शन जो है वो इस रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज कर रहा है, यहाँ पे इस ढंग से लग रहा है। अगर इसी फोर्स को हम इधर से एक्ट करते तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो इस ढंग से लगता है, इस तरफ लगता है। मतलब इसका अपना फ्रिक्शन का कोई अपना ओन डायरेक्शन नहीं है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। इट मींस ये हमेशा जो होता है वो रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, ठीक है ना। मोशन को अपोज करना और रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसके जब डिटेल्स में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि हम लोग का एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मोशन इनफैक्ट ये मोशन को जनरेट भी करता है। जैसे व्हीकल हमारा जो होता है, कार स्टार्ट होता है, साइकिल, तो आप देखते हो कि जहाँ पे देखो कि एक सिंपली जो यहाँ पे आते हैं सिंपली इस ढंग से ये व्हीकल है, ठीक है, ये कार का पहिया है, ठीक है। ये हमारा जो कार का जो इंजन है वो क्या करता है, इसको तो घुमाने का काम करता है ना, इंजन थोड़ी ही ना मूव कर देता है, ऐसा तो नहीं है। अगर वो हमारा सेम कार किसी मड में फंस जाए या एकदम बिल्कुल आइस पे आ वो तो वो मूव नहीं करेगा। इंजन का काम है इसको व्हीकल का जो व्हील है उसको रोटेट किया, तो रोटेट करने से होता क्या है कि इस ढंग से रोटेट किए तो ये जो कांटेक्ट वाला जो पॉइंट है ना, जो कांटेक्ट वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे कांटेक्ट वाला जो पॉइंट है इस ढंग से भागने का कोशिश करता है, ओके। ऐसे घूमेगा तो इस ढंग से इसका जो स्लिपिंग है या स्लिप हो रहा है या स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो इस ढंग से है, इस पार्टिकल को जो कांटेक्ट है सरफेस के कांटेक्ट में है। तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो होता है वो इस रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करके फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है, ठीक है ना, आगे की ओर लगता है इसको, ठीक है। ये तो आपका इसमें हम लोग पढ़ेंगे
रिजिड बॉडी डायनामिक्स में कि हाउ दिस रोलिंग मोशन में ये चीज आता है। तो लेकिन जो कारण है, जो इसका जो सिंपल जो थ्योरी है कैसे फ्रिक्शन एक्ट होता है, वो एक ही है। यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करना, स्लिपिंग और रिलेटिव स्लिपिंग दो चीजें, ठीक है ना। अब रिलेटिव अब जो है वो स्लिपिंग टेंडेंसी होगा, इट मींस है कि दोनों के बीच में अभी भी मोशन एक्चुअल मोशन जनरेट नहीं हुआ है। इट मींस दोनों जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, या तो वो रुका हुआ है या दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है। मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन का बोगी है ऐसे, ठीक है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो इसमें जो है वो क्या है कि अगर दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसमें होगा क्या कि रिलेटिव स्लीपिंग नहीं है इसमें, जो सेम रिलेटिव स्लीपिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ओके इसमें भी हम लोग आएंगे, ठीक है। अगर सेम स्पीड से ओके इसमें सेम स्पीड से मूव कर रहा है तब तो हाँ तब तो उसके बीच में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट होगा, ठीक है ना। उसके ट्रेन पर रखा हुआ और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है तो इसके बीच में कुछ भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट होगा। अगर ट्रेन एक्सेलरेटेड होगा देन उसके बीच में तो दोनों की जो ट्रेन का सरफेस है और उस ब्लॉक के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं इसमें कि कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस द फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट मींस है कि जितना आप अगर इसके डायरेक्शन को चेंज किया जाए, इट मींस रिलेटिव जो स्लिपिंग है वो अगर चेंज होगा तो फोर्स का जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ओके। एंड इसके बाद आते हैं मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों ने देखा कि अगर सरफेस के बीच में हैविंग रिलेटिव स्लिपिंग है और हैविंग टेंडेंसी टू रिलेटिव स्लिपिंग, इट मींस एक्चुअल में स्लिप नहीं हो रहा है बट इस द बॉडी इज ट्राइंग टू स्लिप ओके टू ईच अदर, देन यहाँ पे होगा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, ओके। अब यहाँ पे आते हैं कि इसके बीच में, अब यहाँ पे है कि दोनों के बीच में अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है, ये रिलेटिव स्लिपिंग अगर हो रहा है तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा इट मींस है कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और इसके बीच में अगर टेंडेंसी है तो इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के से। तो होता क्या है कि जनरली होता क्या है कि अगर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में अगर दोनों का वैल्यू दिया हुआ हो तब आप यूज कीजिए। अगर दोनों के बीच में अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है तब इसको यूज करना है, अगर और रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो म्यू एस यूज करना है। अगर एक ही वैल्यू है तो म्यू एस और म्यू के सेम ही यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं कि दोनों के बीच में अभी इसका कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज करेंगे, इसके पहले हम थोड़ा सा एक और थ्योरी पे आते हैं कि कितना होगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस पार्ट को सेपरेटली डील करता हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग ने समझ लिया कि ये तभी लगेगा जब दोनों जो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इट मींस ये है कि बॉडी जो है वो एक्चुअल में स्लिप नहीं हो रहा है लेकिन उसके बीच में स्लिप होने की टेंडेंसी है, ओके। और टेंडेंसी तभी आएगी जब कोई ना कोई एक फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है क्योंकि उसको मूव करने का कोशिश कर रहा है, ऐसे तो नहीं लगेगा फ्रिक्शन। तो करते हैं, सपोज करते हैं कि ये मास m है और इसका mg ऐसे होगा, mg इनवर्ड, एंड इसका नॉर्मल फोर्स इस तरीके से एक्ट हो रहा है, ठीक है। और इस पे हमने सपोज दैट एक फोर्स एक्ट कराया और ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, एक वेरिएबल फोर्स है। तो अब क्या हुआ कि ये जो फोर्स को हमने एक ऐसे किया कि इसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता गया, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते करते एक ऐसा पॉइंट आया, ठीक है, अभी जो है ना एक बहुत स्मॉल फोर्स है, ठीक है। तो ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है, इट मीन्स इस फोर्स के इक्वल एक हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स होगा,
ओके, इस तरीके से हम ले लेते हैं कि एक तरफ हमने ऐसा किया कि फोर्स लिया, ठीक है, फोर्स लिया यहाँ पे, दिस इज द अप्लाइड फोर्स हमारा है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, फ्रिक्शन फोर्स। तो अभी सपोज दैट इफ फोर्स जो है वो F1 फोर्स है, कुछ भी F1 फोर्स है, और ये बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन नहीं है, ओके, इट मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपोजिट एंड विद द सेम मैग्नीट्यूड एक्ट होगा, तभी तो ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स को क्या होना है, जीरो होना है, नेट फोर्स को जीरो होना है। तो F फोर्स अगर इधर एक्ट हुआ है तो इसके इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स पक्का लगना है ना, तो तभी तो ना, अगर ये फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तब तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा है। इसमें इस केस में अभी भी टेंडेंसी है, हमने और इसको इंक्रीज कराया, F2 इंक्रीज किया, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब फिर से इसके पास एक्सेलरेशन इस केस में भी जीरो है, इस केस में भी जीरो है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा, F2 ही आएगा, ओके, because that there is no acceleration of the body, okay, F3 तक लेके गया, F3 तक ले गया, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो F3 ही भी होगा, ये हमने फ्रिक्शन फोर्स, this the friction force will be equal to F3, okay, because that this acceleration is zero. Now अब F3 से थोड़ा सा बड़ा फोर्स लगाया, F4 फोर्स लगाया, अब ये हुआ है क्या कि बॉडी में के बॉडी स्लाइटली ये जो है ना एक्सलेट होने लगा, ओके। अब ये जो है वो इट मींस अप टू F4, हमने ये सपोज करते हैं कि F4 जो है वो जस्ट एक्सेलरेशन वहां से एक्सीड करने लगा, इसमें मान लिया कि उस मोमेंट तक F4 तक है जो एक्सेलरेशन जीरो है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी F4 ही है, F4 ही फ्रिक्शन फोर्स है। अब इसके बियॉन्ड जो भी फोर्स लगाया हम F4, इसके बीच में एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो आ गया है, इट मींस जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फ्रिक्शन जो फोर्स होगा दैट इज F फ्रिक्शन फोर्स, वो लेस देन F4 है, तभी तो इसके पास एक्सेलरेशन हुआ है यहाँ पे इस मोमेंट पे, ओके। तो इसके बीच में अगर हम एक ग्राफ बनाए, ये क्या है, यहाँ पे ने ऐसा किया है कि अप्लाइड फोर्स को हमने इस पे ले लिया, अप्लाइड फोर्स और ये है फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो हुआ क्या है कि अब तो दिस F1 हमने लिया, ये F1 जितना हमने लिया, यहाँ पे F1 लिया, यहाँ पे F1, सो फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो F1 यहाँ पे आएगा, ओके। F2 लिया, इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे भी F2 आ रहा है, यहाँ पे F3 लिया, ओके, F3 लिया, यस F3 लिया है यहाँ पे, F3, इसके पास भी एक फ्रिक्शन फोर्स भी, यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो F3 फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो F3, दिस इज F2, दिस वन इज यस, ये F1 है, यहाँ पे भी F1 है, ये भी F2 है, ये भी F3 है, ओके। अब F4 पे हुआ है कि क्या कि F4 यहाँ पे F4 ले लिया हूँ, F4, तो यहाँ तक ये इस ढंग से चला है, इट मीन्स जितना आपने फोर्स लगाया है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स मुझे मिला है, इसके बियॉन्ड अगर जो हमारा जो अप्लाइड जो फोर्स है वो इंक्रीज हुआ है तो ये फ्रिक्शन फोर्स उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहा है। ये जनरली ग्राफ ऐसे थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्या होता है कि जब बॉडी के बीच में, जब दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट होता है तो वो सडनली थोड़ा सा डाउन हो जाता है, वो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो सडनली यहाँ पे गिर जाता है, डाउन होता है, और इसके बाद वो कांस्टेंट होता है, इसके बाद वो इंक्रीज नहीं करता है, सो दैट जो ये हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो से मैक्सिमम यही लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हो सकता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई जो दो बॉडी के बीच में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक्ट हो सकता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। एंड दिस द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन
इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो दिस हम लोग ऐसे बोलेंगे, ए लेस देन और इक्वल टू म्यूएशन एन होगा, म्यूएशन एन होगा। ओके, जनरली जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, एंड उसके बीच में जो कोफिशिएंट को हटाने के लिए जो यूज करते हैं उसको ये आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो लेस देन और इक्वल टू म्यूएशन एन होगा। इट मींस जीरो से दिस वैल्यू तक लाई करेगा। ओके, समझ रहे होंगे आप। जैसे यहाँ पे ही हमने इस बॉडी को इंक्रीज किया, फोर्स लगाया, अब तो मूव नहीं हो रहा है, इट मींस फ्रिक्शन यहाँ तक है, फ्रिक्शन यहाँ तक। एक मोमेंट आया कि इसके बाद वो बॉडी स्टार्ट हो रहा है, इट मींस अब वो फ्रिक्शन उतना कैपेबल नहीं है कि हमारे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर दे, तो बॉडी एक्सीलरेट हो गया। और इसके बाद जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स वो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बियॉन्ड वो इंक्रीज नहीं करे। ये चीज को यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये अप टू दिस, इट मींस अप टू इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का है जो जोन, और यहाँ से आ गया जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जोन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, समझ रहे होंगे। तो इस ढंग से लगाएंगे। अब इसके बीच के कितना फोर्स लगेगा इस पे और भी हम डिटेल्स में आते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम ये देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है और डिफरेंट केसेज में नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट होगा। ओके, और इस फिर देखेंगे कि दो बॉडी के बीच में, वन बॉडी दूसरी बॉडी पे रख दें, इट मीन्स 2-3 बॉडी को एक साथ रख देने से उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। तो इस पे और मैं डिटेल्स में ये करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ जो आप लोग देखे होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनफैक्ट, कि इसका जो सिग्निफिकेंस ये है कि ये समझना होगा कि ये अप टू दिस जोन तक, अप टू लिमिट, इट मींस दिस स्टैटिक फ्रिक्शन का है जोन, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का जोन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का है जोन, ठीक है। इट मींस आप इसके बीच में अप टू दिस दोनों जो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ओके, ओनली उसमें टेंडेंसी है स्लिप होने का, ठीक है। और इसके बाद जो है वो दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, जैसे कि बॉडी है ऐसे एक मास का, मान लो कि 2 kg का बॉडी है, 2 kg का है, और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो इसके बीच में क्या हो रहा है कि एक रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है, ये सरफेस है, ये रेस्ट में है। यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, क्या ये 0 है, और इसके रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो दैट ये एक्चुअल में स्लिपिंग हो रहा है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, एंड इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एंड इसको ये करने के लिए, रिमूव करने के लिए, दिस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है वो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। ये जो कोएफिशिएंट है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि सरफेस का क्या नेचर है, दो जो कांटेक्ट सरफेस है उसका नेचर क्या है। इसको हम बहुत तरीके से चेंज भी करते हैं, कि जैसे कि कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके बीच में ग्रीजिंग कर देते हैं, या उसको वाइल के थ्रू हम उसको उसके जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली जो है वो उसके जो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। दिस इज द डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ऑफ नेचर, डिपेंड्स अपॉन सरफेस ऑफ नेचर, depends upon surface of nature. Is the depends upon surface, is the nature of surface, yes, nature of surface. अब nature of surface को ये करने के लिए, चेंज करने के लिए डिफरेंट हम मेथड यूज करते हैं, जैसे ग्रीजिंग हो गया, वाइल हो गया, या उसको कि किसी और तरीके से उसको स्मूथ किए, या फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट मटेरियल को यूज किए।
तो ए है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन अब होता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ ए है। अब ए नॉर्मल रिएक्शन क्या है कि यहाँ से जो इस जो कॉन्टेक्ट सरफेस पे जितना जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है ना, ये जो सरफेस के थ्रू, ये हमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बॉडी का mg होगा दिस mg, और इसके इक्वल में ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा। इस पे डिपेंड करेगा जो फ्रिक्शन फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल रिएक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं डिफरेंट केसेज में। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जैसे आप सोचिए कि इसमें केस में अगर वो बॉडी इस पे हॉरिजॉन्टल पे है तब तो इतना लगेगा। अगर वो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे है, सपोज कीजिए कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और ये बॉडी ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे ये मास का सेम बॉडी है। ठीक है, ये सेम बॉडी है। यहाँ पे क्या हुआ कि mg इस ढंग से एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लेंगे mg को, और इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो mg साइन थीटा इस ढंग से ना। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, और हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज acts perpendicular to the surface, perpendicular to the contact surface, and away from the surface. Okay, away from the सरफेस। तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि mg है ऐसे एक्ट हुआ। अब इसका mg का एक कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा इस परपेंडिकुलर के इस सरफेस के परपेंडिकुलर mg ऐसे लगेगा, और mg sin थीटा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लगेगा mg sin थीटा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन जो जनरेट होगा इस सरफेस के थ्रू वो ऐसे होगा। इस सरफेस के इस जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होना है एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, ना कि इसके तरफ होना है। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। अब ये लेंगे, सो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ये स्टैटिक है, इट मींस अगर इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या लेंगे, म्यूएसन लेंगे। म्यूएसन दिस द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड m इज इक्वल टू हियर mg cos थीटा लेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे एक्ट होगा। ओके, यहाँ पे है mg, तो डायरेक्टली mg इज इक्वल टू mg। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है हमेशा mg ही होगा, वो ऐसा नहीं है। वो हमेशा जो है ये देखना है कि बॉडी को इस बीच में जो कॉन्टेक्ट जो सरफेस है उसको वो बॉडी कितना फोर्स से एक कर रहा है, प्रेस कर रहा है, उतना ही उस सरफेस होगा वो रिएक्ट करेगा। ओके, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये हमेशा टेंजेंशियल लगेगा और रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करेगा। रिलेटिव स्लिपिंग यहाँ पे अगर, तो अब देखना क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। कभी कभी सबसे मुश्किल चीज वही होता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ही हमें ये करने में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं बच्चे। ये तो बहुत से सिंपल है कि यहाँ पे अगर है इंक्लाइन प्लेन है तो एक ये करेगा, फॉल होगा तो डाउनवर्डिंग होगा। ठीक है, डाउनवर्डिंग होगा तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसके अपोज करेगा, इट मींस ऐसे लगेगा। अब डिफरेंट कुछ और केस लेते हैं जिसमें कि हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, उसको लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट तो ये कैसे करते हैं, तो देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके लिए हम दो तीन कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इसके बाद ये डील की करेंगे कि कैसे हमें फाइंड आउट करते। तो कुछ मैं स्पेशल केस लेता हूँ।
ऐसा करते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, और इस पे एक और बॉडी है, ठीक है, इस पे एक कैपिटल एम है और इसका स्मॉल एम मास है। सपोज करते हैं कि इस सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, इसके बीच में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इसे 0 है, लेकिन इस पे है, ओके, इसका कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। मान लेते हैं कि जो हमें फोर्स जो एक्ट हो रहा है इस बॉडी पे, हमने ये फोर्स एक्ट किया, ये फोर्स एक्ट हुआ, ठीक है। अब हमें एक करने के लिए है कि अब ये किस किस केस में क्या होगा कि ये दोनों साथ साथ मूव होगा, और अगर वो साथ साथ मूव होगा तो उसका एक्सेशन कितना होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कितना हो सकता है कि दोनों का दोनों एक साथ मूव हो, ओके। अगर वो साथ साथ मूव होगा तब तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। इसके केस में हम लेते हैं तो कैसे होगा, मतलब इसके हमें ये देखना है कि इसका काइनेमेटिक्स कैसे लिखेंगे, इसका काइनेमेटिक्स में कैसे लिखना है, उस पर करता हूँ, बातें करता हूँ। तो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए चीज़ों को जो है ना ऐसे सोचते हैं कि आपने फोर्स इस पे एक्ट किया, ठीक है। अभी फोर्स एक्ट किया इस पे, इस स्मॉल ब्लॉक पे किया है फोर्स एक्ट, फोर्स इस पे एक्ट किया है। तो ऐसा करते हैं कि इसके बीच में जो ऐसा एक हमें वे है, ये है कि इसके बीच में किधर इस पे, इस बॉडी पे कहाँ किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक ये है कि हम ऐसा करते हैं कि इसके बीच में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। मान लीजिए कि ये अभी एक स्मूथ सरफेस है, ये दोनों बॉडी का जो कांटेक्ट जो है वो एक स्मूथ है, बिल्कुल इसके बीच में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। तो होगा क्या कि इस बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये तो इस पर स्लिप होगा, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, इस ब्लॉक को बिना डिस्टर्ब किए हुए ये मूव करेगा। इसलिए कैसे है, हमने इस पे ऐसा किया, ये ब्लॉक है और ये है, इस पे हमने लगाया फोर्स लगाया, तो इसके बीच में अगर कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा कि ये ब्लॉक इससे स्लाइड कर जाएगा, इसके बीच में करेगा, स्लाइड करे बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए। अभी आप देखिए कि अगर इस मूव किया तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ओके, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम का जो मोशन होगा, जो डायरेक्शन ऑफ जो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर अगर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर देखेगा, एम पे बैठ करके एम पे अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो ये देखेगा कि ये ब्लॉक है जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक पीछे की तरफ मूव कर रहा है ना। तो वही चीज को यहाँ पे है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो होता है वो रिलेटिव जो मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव जो स्लिपिंग का है वो उसको अपोज करता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ये स्मॉल एम ब्लॉक जो है वो दिख रहा है कि आगे की ओर जा रहा है। तो इस दोनों के जो कॉन्टेक्ट जो पॉइंट जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसमें जो फोर्स लगेगा इस पे इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये दिख रहा था कि पीछे जा रहा है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, ओके। इसको आप समझ सकते हैं कि न्यूटन जो थर्ड लॉ है, अगर वो एक फोर्स इधर लगा है तो एक पेयर में लगेगा और वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेगा, ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ऐसे तो अब देखते हैं कि ये फोर्स अगर ये दोनों को साथ साथ मूव करना है, ठीक है, दोनों को साथ साथ मूव करने के लिए यह है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हमें करना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में अब ये देखिए कि यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे एम जी इस पे लगेगा और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे है, ओके। तो इस जो सरफेस पे जो फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा वो इस नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, ना कि यहाँ वाले नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पे कांटेक्ट है वहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे इन का जो वैल्यू है जो इस सरफेस पे जो मिल रहा है मुझे नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे n इक्वल टू mg ही है, स्मॉल mg है, ठीक है, ओके।
तो मान लीजिए कि इसको दोनों को मूव करना है और मैक्सिमम फोर्स कितना एक्ट हो सो दैट दोनों साथ साथ एक्सलेट करे, दोनों साथ साथ एक्सलेट करे। इट मीन्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट होगा इसके बीच में, तभी तो ना कि तो हम ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन जो फोर्स मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, दैट इज द म्यू एम जी मिलेगा यहाँ पे। और इसका आप यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इस जो इसको फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस स्मॉल ब्लॉक का अगर लिखें, स्मॉल ब्लॉक का लिखें तो क्या होगा यहाँ पे, दिस एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि इसका a1 एक्सेलरेशन है। सो दिस द a1 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस f माइनस f अपॉन m। इसको हम ऐसे कर देते हैं f माइनस दिस इज द म्यू mg बाय स्मॉल m ले लेते हैं। ओके, नाउ फ्री बॉडी डायग्राम इस कैपिटल M ब्लॉक का लिखिए। इस पे क्या हो रहा है कि इस पे तो केवल फ्रिक्शन फोर्स ही एक्ट हो रहा है ना, वो किस तरफ लगेगा, यहाँ इस तरफ लगेगा। ये मैक्सिमम म्यू एम जी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और तो कोई इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, तो यहाँ पे कुछ भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका जो 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 नेट फोर्स है दैट इज द म्यू एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन कर देता हूँ। तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसके पास एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कैपिटल M लिख देते हैं। ओके, और अब जब दोनों बॉडी साथ साथ मूव कर रहा है, इट मीन्स दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इट मीन्स हमें क्या करना है, a1 इज इक्वल टू a2 कर देना है, a1 इज इक्वल टू a2। तो क्या होगा, a1 इज इक्वल टू दिस f माइनस म्यू एम जी अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कैपिटल M, ऐसे कर देते हैं। शो यस ओके यस, तो दोनों को हमें सेम करना है। तो मैक्सिमम फोर्स है ना, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू जैसे कर देते हैं F माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू म्यू कैपिटल M स्क्वायर जी। ओके, so this the F max is equal to mu mg plus mu स्क्वायर जी कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, mu mg 1 प्लस दिस 1 प्लस mu mg 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इस ढंग से हम इतना ये F मैक्स निकाल सकते हैं, F मैक्स निकाल सकते हैं। सो दैट कि ये क्या होगा कि इतना फोर्स तक जो है वो, इतना फोर्स तक अगर हमें इतना फोर्स एक्ट करते हैं तो दोनों ब्लॉक साथ साथ एक्सेट होगा। अगर इसके बियॉन्ड अगर हो जाता है, दिस F जो है वो इसके बियॉन्ड अगर हो जाता है, F जो दिस F मैक्स के बियॉन्ड अगर है, तो क्या होगा कि ये बॉडी जो है वो इस पे स्लिप करेगा, इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, इस पे मैक्सिमम फोर्स म्यू एम जी ही एक्ट होगा, ये भी मूव करेगा, लेकिन ये इसके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग आ जाएगा। और उस केस में रिलेटिव स्लिपिंग जब आ जाएगा तो हमें म्यू के का वैल्यू लेना है। अगर क्वेश्चन में म्यू एस मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों अगर डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में इफ दिस द फोर्स इज बियॉन्ड ऑफ दिस द एफ मैक्स में जो मिला है उसके बियॉन्ड अगर आता है तो म्यू के का वैल्यू करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करना है, म्यू एस नहीं करना है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।